दोस्तों, अगर आप 21 जनवरी 2024 का एग्जाम देने जा रहे हो तो आप सभी के लिए ये क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सीधी तौर पे अगर ये कहें कि अगर आपने अभी तक जो है ईवीएस में कुछ भी नहीं पढ़ा है तो आप सबके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पूरा ईवीएस जो है आपका यहाँ से कवर हो जाएगा। और दोस्तों, आप 30 में से 30 का स्कोर करके आ सकते हैं। बस थोड़ा सा आप लोग यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, जहाँ से क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं, रिपीट होते हैं, और जो प्रीवियस ईयर अगर आपने क्वेश्चन उठा करके देखे होंगे तो आपको ये सारी चीज़ें यहाँ पे समझ में आने वाली हैं। तो पूरा वीडियो ज़रूर देखिएगा, पूरी क्लास आप लोग ज़रूर देखिएगा, क्योंकि इससे पहले भी मैं एक क्लास दे चुकी हूँ। अगर जिन बच्चों ने नहीं देखा आप लोग उसे भी देखिएगा। सीरियल वाइज मैं लेकर के चल रही हूँ और यहाँ पे सभी जितने भी क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर होंगे या किसी भी टॉपिक से किस तरह से क्वेश्चन चेंज कर सकता है, सभी को जो है हम यहाँ पे सॉल्व कर रहे हैं। जो भी अभ्यर्थी नहीं देखे आप लोग उसे जरूर देख लीजिएगा। तो स्टार्ट करते हैं आज की ये क्लास। आप लोग जो भी अभ्यर्थी नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि इसी तरह की ऑथेंटिक अपडेट सीटेट से रिलेटेड और क्लास जो है आपको टाइम पर मिलती रहे। तो देख पा रहे होंगे पहला क्वेश्चन आप लोग स्क्रीन पर यहाँ पे, खेजड़ी के वृक्ष कहाँ पाए जाते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है और ये आप अगर देखें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को उठाकर तो बहुत बार जो है ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है। ऑप्शन ए में दिया गया है केरल, बी है राजस्थान, सी है मेघालय, डी है श्रीनगर। तो खेजड़ी के वृक्ष कहाँ पाए जाते हैं? ये पाए जाते हैं दोस्तों राजस्थान में। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। और इसके साथ ही साथ हम लोग एनसीईआरटी का जो पेज है उसे देखते हुए चलेंगे। यहाँ पे देख पा रहे होंगे खेजड़ी के बारे में पूरा डिटेल दिया गया है। यह पेड़ रेगिस्तानी इलाके में खूब पाया जाता है। इससे ज्यादा पानी की जरूरत नहीं होती। इस पेड़ की छाल दवा के काम आती है। ये भी क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि किस पेड़ की छाल दवा के काम आती है, तो उसमें खेजड़ी या फिर अदर कोई भी 3-4 ऑप्शन दे देगा तो आपको खेजड़ी लगाना है। और इसकी लकड़ी को कीड़ा भी नहीं लगता। देख पा रहे होंगे नीम है, कीकर है, इन लकड़ियों में भी जो है कीड़ा नहीं लगता है। तो अब ऑप्शन के हिसाब से आप देखिएगा कि उसमें कौन सा है। इस पेड़ की फलियों की सब्जी भी बनाई जाती है। इसकी पत्तियां वहां पर रहने वाले जानवर खाते हैं और इसकी छाया में तुम जैसे बहुत से बच्चे खेलते भी हैं। दोस्तों देखिए, अब यहाँ पे इसको ना कई तरह से क्वेश्चन उठा सकता है। इसमें जैसे सीटेट में आपने देखा होगा कि इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं कि इसमें से कौन सी खेजड़ी की विशेषता नहीं है। इस तरह से आपसे पूछ सकता है कि इसमें कौन सा खेजड़ी वृक्ष की विशेषता नहीं है। तो आप देख सकते हैं रेगिस्तानी इलाकों में पाया जाता है। इसमें ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं होती है। इसमें मान लीजिए ऑप्शन में दे देगा कि इसमें ज़्यादा पानी की ज़रूरत होती है, बल्कि यहाँ पे नहीं होती है। तो आपको एक एक पॉइंट को यहाँ पे देखना है, बारीकी से देखते हुए चलना है। इसी तरह सीटेट जो है आपसे खेल जाता है और आप सब कुछ जानते हुए वहाँ पे चूक जाते हैं। तो आपको यहाँ पे बहुत ध्यान से देखना है, क्योंकि जैसा कि मैंने क्वेश्चन बोला ना कि नहीं वर्ड पे आप लोग ज़्यादा ध्यान दीजिएगा। क्योंकि क्वेश्चन में अगर पूछ दिया कि यही चीज़ कि इसमें से खेजड़ी वृक्ष की विशेषता कौन सी नहीं है, तो आपने पढ़ा है ना इससे ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं होती। वहाँ पे दे देगा इससे ज़्यादा पानी की ज़रूरत होती है, तो आप ध्यान नहीं देंगे तो गलत करके चले आएंगे। इस पेड़ की छाल दवा के काम आती है। इसकी लकड़ी को कीड़ा भी नहीं लगता। इस पेड़ की फलियों की सब्जी भी बनाई जाती है। तो ये सारी चीजें हैं इससे रिलेटेड, खेजड़ी वृक्ष से रिलेटेड। बाकी अगला क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे देखेंगे, आरटीई अधिनियम कब पारित किया गया? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये सारे क्वेश्चन ही बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें किसी एक क्वेश्चन को कहना ही नहीं है। आरटीई अधिनियम कब पारित किया गया? ऑप्शन ए में दिया गया 2000, 2005, सी 2007, डी 2009। तो दोस्तों देखिए, आरटीई अधिनियम जो है ये 2009 में पारित किया गया था। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है। अब इसको जो है हम लोग एनसीईआरटी में देखेंगे। ये एनसीईआरटी का पेज आप लोग देख पा रहे होंगे। आरटीई अधिनियम 2009 यह जो है 6 से 14 साल के सभी बच्चों को मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार देता है। कौन? आरटीई अधिनियम 2009। तो आपका यही करेक्ट होगा और ये क्वेश्चन बहुत रिपीट हुआ है। अगला क्वेश्चन आप लोग स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, मधुमक्खी पालने का सबसे अच्छा समय कौन सा होता है? आपने देखा होगा जितने भी क्वेश्चन सीटेट ईवीएस के पूछे गए उसमें मधुमक्खी से एक क्वेश्चन आपको देखने को मिला होगा। तो मधुमक्खी पालने का सबसे अच्छा समय, ये तो बहुत बार क्वेश्चन रिपीट हुआ है। ए है अक्टूबर से दिसंबर, बी है अक्टूबर से नवंबर, दिसंबर से जनवरी या फिर जनवरी से मार्च। तो मधुमक्खी पालने का जो सबसे अच्छा समय होता है वो होता है अक्टूबर से दिसंबर। ऑप्शन ए जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। अब यहाँ पे देख सकते हैं उसी से रिलेटेड शहद के लिए फूलों का रस ढूंढती हैं, उसी से रिलेटेड नेक्स्ट क्वेश्चन है। अब इसका हम लोग जो है एनसीईआरटी का पेज देखेंगे। ए है नर मधुमक्खी, बी है मादा मधुमक्खी, सी है काम करने वाली मधुमक्खी, डी है इनमें से सभी। दोस्तों शहद के लिए फूलों का रस जो ढूंढती हैं वो कौन सी मधुमक्खी ढूंढती है? काम करने वाली मधुमक्खियां ढूंढती हैं। तो ऑप्शन सी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो है यहाँ पे आप एनसीईआरटी का पेज देख सकते हैं। लीची के फूल मधुमक्खियों को लुभाते हैं, इसलिए यहाँ लोग मधुमक्खियों को पालकर शहद बनाने का काम करते हैं। मैंने सोचा कि क्यों ना मैं भी ये काम कर लूँ, तब मैंने गाँव में मधुमक्खी पालने के एक सरकारी कोर्स में भाग लिया। कोर्स में भाग लेने वालों में अकेली लड़की थी। ट्रेनिंग में मुझे पता चला कि अक्टूबर से दिसंबर, ये देख पा रहे एनसीईआरटी की लाइन, तक का समय मधुमक्खी के अंडे देने का होता है। मधुमक्खी पालन शुरू करने का सबसे अच्छा समय यही होता है। कौन सा? अक्टूबर से दिसंबर, जो कि हम लोग क्वेश्चन में देख चुके हैं।
अब यहाँ पे वही चीज़ जो है रस के बारे में दी गई है। वे रस से शहद बनाती हैं। छत्ता बनाने का काम भी इन्हीं का होता है और बच्चों को पालना भी काम करने वाली जो मधुमक्खियाँ होती हैं। अगला जो क्वेश्चन दिया गया है, कौन सी चींटी बिल का ध्यान रखती है। दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है आप लोग इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि हर अभ्यर्थी तक जो है ये पहुंच सके। और आपसे यही रिक्वेस्ट करूंगी, जितने भी बच्चे देख रहे हैं आप लोग प्लीज़ रिक्वेस्ट है एक बार आप लोग शेयर कर दीजिए। जो भी आप जिस भी ग्रुप में हो, व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप, जहाँ जहाँ भी आप हो, जो भी बच्चे जुड़े हों सभी तक शेयर करें। ए देख पा रहे होंगे रानी चींटियां, बी है सिपाही चींटियां, सी है काम करने वाली चींटियां, डी है उपरोक्त सभी। कौन सी चींटी जो है बिल का ध्यान रखती है ये बताया गया है, इसमें पूछा गया है। तो रानी चींटियां बिल का ध्यान रखिए नहीं, सिपाही चींटी जो है ये बिल का ध्यान रखती है। तो ऑप्शन बी इसका, जैसा कि नाम से ही आप समझ पा रहे होंगे कौन सी चींटी बिल का ध्यान रखती है, तो सिपाही चींटी। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इनमें से कौन समूह में नहीं रहते हैं, इस तरह के क्वेश्चन आपसे बहुत पूछे जाते हैं। इनमें से कौन समूह में नहीं रहते हैं, तो मधुमक्खी आपने देखा कि ये ग्रुप में रहती हैं, दीमक भी रहते हैं, ततैया भी रहती है, मकड़ी जो है ये ग्रुप में नहीं है। तो ऑप्शन डी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे एनसीईआरटी का पेज आप लोग देख पा रहे होंगे। मधुमक्खियों की तरह चींटियां भी मिलजुल कर रहती हैं, सभी चींटियों का काम बटा होता है। रानी चींटी जो है ये अंडे देती है, सिपाही चींटी बिल का ध्यान रखती है और काम करने वाली चींटियां जो है भोजन ढूंढ कर लाती हैं। दीमक और ततैये भी इसी तरह समूह में रहते हैं। देख पा रहे होंगे दीमक भी, ततैया भी, ये सब समूह में रहते हैं। मधुमक्खी भी समूह में रहती है, जबकि वहाँ पे मकड़ी आपने देखा होगा वो नहीं था। अब यहाँ पे अगला क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे, ढोकला चटनी नींबू वाले चावल कहाँ के लोग खाते हैं। ऑप्शन ए है गुजरात, बी है केरल, सी है गोवा, डी है राजस्थान। आप लोग भी अपने आंसर करिएगा। ढोकला चटनी नींबू वाले चावल कहाँ के लोग खाते हैं, तो दोस्तों ये गुजरात के लोग खाते हैं। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। ये भी क्वेश्चन आपका जो ऑनलाइन एग्जाम हुए थे उसमें कई शिफ्टों में पूछा गया था। मलयालम में वलियम्मा किसे कहते हैं। मलयालम में जो है वलियम्मा किसको कहते हैं। ऑप्शन ए है माँ की माँ को, बी है माँ की बड़ी बहन को, सी है पिता की बड़ी बहन को, या फिर पिता की माँ को। तो मलयालम में वलियम्मा दोस्तों जो ये माँ की बड़ी बहन को कहते हैं। ऑप्शन बी इसका करेक्ट हो जाएगा। अब इसी तरह अम्मू माँ से क्वेश्चन उठाता है कि मलयालम में अम्मू माँ किसे कहते हैं। ये आप क्वेश्चन देख पा रहे होंगे। मलयालम में अम्मू माँ किसे कहते हैं, तो माँ की माँ को, या फिर माँ की बड़ी बहन को, या फिर पिता की बड़ी बहन को, या फिर पिता की माँ को। तो माँ की माँ को जो है मलयालम में अम्मू माँ कहते हैं। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पे आप लोग एनसीईआरटी का पेज देख सकते हैं, यहाँ से क्वेश्चन उठाया भी गया है आपका। विभिन्न राज्यों की भाषा, पहनावे, भोजन और भूभागों के बारे में जानकारी इकट्ठे करने में बच्चों की मदद की जा सकती है। मलयालम में वलियम्मा माँ की बड़ी बहन को कहते हैं। देखिए वलियम्मा जो है ये माँ की बड़ी बहन को कहते हैं और अम्मू माँ अपनी माँ की माँ को जो है अम्मू माँ कहते हैं। क्लियर हुआ आपका। अब यहाँ पे आप लोग अगला क्वेश्चन देखेंगे, केरल में उपयोग की जाने वाली फेरी क्या है। केरल में जो उपयोग की जाने वाली फेरी क्या है, ये एक प्रकार की नाव है, या फिर झूला है, या फिर गाड़ी है, या पुल है। इससे रिलेटेड आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि वल्लम क्या है, और इस तरह के बहुत से क्वेश्चन हैं जो फेरी से रिलेटेड है। वल्लम है, और बांस से बने पुल कहाँ पे पाए जाते हैं, ये काफ़ी क्वेश्चन है। इससे पहले की जो क्लास मैंने दी थी उसमें जो है वल्लम से रिलेटेड, बांस से बने पुल हैं, जो भी इस टाइप के जितने क्वेश्चन थे मैंने उसमें सॉल्व करवाया है। तो जो भी बच्चे उस क्लास को नहीं देखे आप लोग ज़रूर देख लीजिएगा। उसकी जो लिंक है मैं इसके कमेंट बॉक्स में पिन कर दूंगी, आप यहाँ से डायरेक्ट जा करके भी देख सकते हैं। नहीं तो फिर आप जो है विजडम मास्टर चैनल के पर जब विजिट करेंगे तो वीडियोज़ में आप जितना नीचे स्क्रॉल करेंगे आपको सारी क्लासेस, सारी अपडेट्स मिलती रहेंगी। केरल में उपयोग की जाने वाली फेरी क्या है, तो दोस्तों ये एक प्रकार की नाव है। ऑप्शन ए जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे आप लोग अगला क्वेश्चन इससे रिलेटेड जो है एनसीईआरटी का पेज भी देख सकते हैं। अभी मैं ये सोच ही रही थी कि पानी के पार कैसे जाएंगे, तभी एक बड़ी सी नाव किनारे पर रुकी। अम्मा बोली लो फेरी आ गई। फेरी में से बहुत सारे लोग उतरे, स्कूल के बच्चे, औरतें, आदमी, सभी अपना अपना सामान लिए थे। अम्मा ने बताया कि वहाँ पर पानी की दूसरी तरफ जाने के लिए केवल फेरी का ही इस्तेमाल होता है। देख पा रहे होंगे केवल फेरी का ही इस्तेमाल होता है। लो फेरी आ गई। जैसे ही फेरी खाली हुई चढ़ने वालों की भीड़ लग गई। सभी को चढ़ने से पहले किराया भरना था। देखते ही देखते फेरी भर गई और पानी पर चल पड़ी। तो देख सकते हैं ये क्या है, एक प्रकार की नाव है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देख सकते हैं, कर्डम मल्लेश्वरी कहाँ की रहने वाली हैं। कर्डम मल्लेश्वरी से भी आपका क्वेश्चन बहुत उठाया जाता है। ऑप्शन ए है केरल, बी है कर्नाटक, सी है आंध्र प्रदेश, डी है गुजरात। तो कर्डम मल्लेश्वरी कहाँ की रहने वाली है, तो दोस्तों ये है आंध्र प्रदेश की। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन उन्हीं से रिलेटेड जो है चेंज कर सकता है। कर्डम मल्लेश्वरी एक बार में कितने किलोग्राम वजन उठा लेती हैं, तो ये जो है एक बार में 130 किलोग्राम जो है वजन उठा लेती हैं। ऑप्शन सी इसका करेक्ट होगा। अभी हम लोग जो है एनसीईआरटी का पेज देखेंगे।
कड़म मल्लेश्वरी ने भारत के बाहर कितने मेडल जीते हैं? ऑप्शन ए 27, 29, 30 या फिर 39। कड़म मल्लेश्वरी ने दोस्तों भारत के बाहर जो है 29 मेडल जीते हैं। ऑप्शन बी इसमें करेक्ट हो जाएगा। अब हम लोग यहाँ पे एनसीईआरटी का पेज देखने वाले हैं। ये है कड़म मल्लेश्वरी। अब इनसे रिलेटेड जो पूरा डिटेल है आप यहाँ पे देख सकते हैं। क्या तुमने अखबार में इनके बारे में पढ़ा है? कड़म मल्लेश्वरी एक वेट लिफ्टर हैं। ये क्या है? वेट लिफ्टर हैं। ये आंध्र प्रदेश की रहने वाली हैं। इनके पापा पुलिस में हवलदार हैं। जब ये 12 साल की थी तभी से ये जो है वजन उठाने लगी थी, अभ्यास करने लगी थी। तो इस तरह से भी पूछ सकता है कि कड़म मल्लेश्वरी कितने साल से जो है वजन उठाना शुरू कर दी थी? तो ये जो है 12 साल की थी तभी से। अब यहाँ पे देख सकते हैं वे एक बार में 130 किलोग्राम तक वजन उठा लेती हैं। कड़म ने भारत के बाहर 29 मेडल जीते। उनकी 4 बहनें भी रोज वजन उठाने का अभ्यास करती हैं। तो यहाँ से ये जो इनका पॉइंट है कड़म मल्लेश्वरी का, यहाँ से आपसे कोई भी क्वेश्चन यहाँ पे पूछ सकता है। अब अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखने वाले हैं, फूलों की घाटी कहाँ स्थित है? फूलों की घाटी दोस्तों ये कहाँ स्थित है? आपको पता होगा तो आप लोग अपने आंसर करिए। उत्तराखंड, झारखंड, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश। तो फूलों की घाटी ये जो है उत्तराखंड में स्थित है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पे अगला क्वेश्चन है, मधुबनी चित्रकारी कहाँ की जाती है? ऑप्शन ए में दिया गया है उत्तराखंड, बी है झारखंड, सी है पश्चिम बंगाल, डी है बिहार। मधुबनी चित्रकारी जो है दोस्तों ये कहाँ पे है की जाती है? बिहार में की जाती है। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे अब जो है आप एनसीईआरटी का पेज देख सकते हैं। ये है मधुबनी चित्रकारी जो आप लोग देख पा रहे। यहाँ दिखाए गए डिजाइन को मधुबनी कहते हैं। यह चित्रकला बहुत पुरानी है। पता है इस चित्रकला का नाम मधुबनी क्यों पड़ा? बिहार में मधुबनी नाम का एक जिला है। त्योहारों और खुशी के मौक़ों पर वहाँ पे घर की दीवारों पर और आंगन में इस तरह के चित्र बनाए जाते हैं। ये चित्र पिसे हुए चावल के घोल में रंग मिलाकर बनाए जाते हैं। ये किस पर किया जाता है? दीवारों पर और आंगन में। और ये जो है पिसे हुए चावल के घोल में जो है रंग मिलाकर ये चित्रकारी की जाती है। तो इस चीज़ को आप लोग ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन जो दिया गया है, कचनार के फूलों की सब्जी कहाँ के लोगों को पसंद है? ऑप्शन ए है मध्य प्रदेश, बी है उत्तर प्रदेश, सी है महाराष्ट्र, डी है बिहार। कचनार के फूलों की सब्जी कहाँ के लोगों को पसंद है? तो दोस्तों ये है उत्तर प्रदेश के लोगों को पसंद है कचनार के फूलों की सब्जी। केले के फूलों की सब्जी अगर पूछे तो ये आपका केरल हो जाएगा। इससे भी याद कर सकते हैं, क से केला और क से केरल। ठीक है, केले के फूलों की सब्जी। ठीक है, ये कहाँ पे लोग पसंद करते हैं? केरल में लोग पसंद करते हैं। और सहजन की बात करें तो वो महाराष्ट्र हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख पा रहे, देखिए उसका क्वेश्चन भी आ चुका है। केले की फूलों की सब्जी कहाँ के लोगों को खाना पसंद है? तो मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र या फिर केरल। जैसा कि मैंने अभी बताया तो ये केरल के लोगों को पसंद है। अगला क्वेश्चन जो दिया गया है, सहजन के फूलों के पकौड़े कहाँ के लोग खाते हैं? सहजन के फूलों के पकौड़े कहाँ के लोग खाते हैं? मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, केरल। तो ये कहाँ के लोग खाते हैं? महाराष्ट्र के लोग खाते हैं। ऑप्शन सी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब ये आप एनसीईआरटी का पेज देख सकते हैं। उत्तर प्रदेश में रहने वाली फिरोजा और नीलिमा को कचनार के फूलों की सब्जी जो है बहुत पसंद है। कहाँ के रहने वाले को? उत्तर प्रदेश में। तो कचनार के फूलों की सब्जी कहाँ पे पसंद की जाती है? उत्तर प्रदेश में। केरल की यामिनी अपनी अम्मा से केले के फूलों की सब्जी बनाने की फरमाइश करती है। तो केले के फूलों की सब्जी की बात हो तो वहाँ पे केरल आ जाएगा। महाराष्ट्र की ममता और ओमर को सहजन के फूलों के पकौड़े जो है बहुत पसंद है। तो सहजन के फूलों के पकौड़े की बात आए तो आपका आंसर महाराष्ट्र हो जाएगा। तो ये था आपका। अगला क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे, उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला इत्र के लिए मशहूर है? ऑप्शन ए है कन्नौज, बी है आगरा, सी है वाराणसी, डी है बिजनौर। बहुत ही इंपॉर्टेंट सारे क्वेश्चन आपके हैं। उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला इत्र के लिए मशहूर है? तो दोस्तों कन्नौज जिला जो है उत्तर प्रदेश का, ये इत्र के लिए मशहूर है। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अब यहाँ पे एनसीईआरटी का पेज आप लोग देख सकते हैं। क्या तुमने कभी इत्र की शीशी खुलने पर उसकी खुशबू का मजा लिया है? क्या तुम जानते हो इत्र की एक छोटी सी शीशी भी बहुत सारे फूलों से बनती है? उत्तर प्रदेश का कन्नौज जिला जो है इत्र के लिए मशहूर है। यहाँ पर पास के इलाकों से ट्रक में भरकर फूल लाए जाते हैं, फिर उनसे इत्र, गुलाब जल और केवड़ा तैयार किया जाता है। कन्नौज में इस काम में हजारों लोग लगे हुए हैं। अगला क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे, ग्रामीण क्षेत्रों में गाय के गोबर से झोपड़ी की दीवारें और फर्श को लीपा जाता है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। और दोस्तों यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि इस क्वेश्चन में बहुत सारे अभ्यर्थी गलती करते हैं, तो आपको इसको थोड़ा ध्यान से देखना है। ग्रामीण क्षेत्रों में गाय के गोबर से झोपड़ी की दीवारें और फर्श क्यों लिपा जाते हैं? ज़्यादातर अभ्यर्थी चिकना और साफ बनाने के लिए करेक्ट करके आप चले आते हैं। और ऐसा आप देखेंगे कई में यूथ में भी आप उठाकर यूथ कंपटीशन बुक जो है उसमें भी यही आंसर दिया गया है। लेकिन ये जो करेक्ट नहीं है, आप जो है वहाँ पे गलत करके आएंगे, आप एक नंबर लॉस हो जाएगा आपका। तो आप इसको ध्यान दीजिएगा। ग्रामीण क्षेत्रों में गाय के गोबर में झोपड़ी की दीवारें और फर्श को हम लोग यहाँ पे एनसीईआरटी को लेकर के चल रहे हैं। तो सारा जो सॉल्यूशन है, जो क्वेश्चन है, उसका आंसर हम लोग एनसीईआरटी से देखते हुए चल रहे हैं। और एनसीईआरटी से आप पढ़ेंगे तो आपका कोई भी
किसी भी क्वेश्चन में आप लोग डाउट में नहीं रहेंगे, कोई कन्फ्यूज़न नहीं रहेगा, आप पूरी तरह से क्लियर रहेंगे हर एक क्वेश्चन पे। तो कीटों को दूर रखने के लिए ये यहाँ पे ऑप्शन ए में दिया गया है, चिकना और साफ बनाने के लिए, खुरदुरा बनाकर घर्षण बनाने के लिए, फर्श को प्राकृतिक रंग देने के लिए। ग्रामीण क्षेत्रों में गाय के गोबर एवं झोपड़ी की दीवारें और फर्श को लिपा जाता है, तो दोस्तों ये कीटों को दूर रखने के लिए होता है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट हो जाएगा। बहुत से अभ्यर्थी चिकना और साफ, और ये कई बुक में आपने देखा होगा, तो इसमें यही करेक्ट आंसर बताया गया है, चिकना और साफ बनाने के लिए। ये बिल्कुल नहीं आपका है, आपका आंसर जो है ये होगा कीटों को दूर रखने के लिए। अब यहाँ पे आप लोग एनसीईआरटी का पेज देख सकते हैं। हम आसपास के घरों से गोबर ले आए, अम्मा ने उसे मिट्टी में मिलाया और ज़मीन पर लिपाई की, बिल्कुल वैसे ही जैसे वे पुराने घर में करती थी। अम्मा कहती थी कि इससे मिट्टी में कीड़ा नहीं लगता है। इससे क्या होता है? मिट्टी में कीड़ा नहीं लगता है। तो ये थे दोस्तों आज के आपके 20 क्वेश्चन जो कि मैंने आपको सॉल्व करवाए, और इसके साथ साथ आपका जो एनसीईआरटी है, पूरा एनसीईआरटी के जो टॉपिक हैं, पॉइंट्स हैं, उनको भी कवर करते हुए हम लोग चल रहे हैं। तो आई होप कि आप सभी को ये क्लास बहुत अच्छा लगा होगा तो लाइक कर दीजिएगा, और आपसे रिक्वेस्ट है ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिएगा। और दोस्तों मैराथन क्लास भी आपकी बहुत जल्द 2 से 3 दिन में मैं आपको दे दूँगी, यानी 5 जनवरी तक आपको मैराथन क्लास मिल जाएगी, और आप सिर्फ एक क्लास से आप पूरा ईवीएस कवर कर लेंगे। बाकी ये तो मैं कवर करवा ही रही हूँ, बाकी जो बचा वगैरह रहेगा जो चीज़ें वो आपकी उसमें भी कवर हो जाएंगी। तो 5 तक आपको मिल जाएगा, और आप जो है बस अच्छे से पढ़ाई करिए। और ये सीटेट जो है आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आगे आप देख पा रहे होंगे बीपीएससी टीआरई 3.0 का जो है, जो बीपीएससी का कैलेंडर जारी हुआ है, उसमें भी मेंशन कर दिया गया है आपका एग्ज़ाम अगस्त में होगा, और आपके पास अच्छा मौका है। जैसे ही आप सीटेट क्वालिफाई करेंगे, आप जो है आपके सामने एक वैकेंसी खड़ी है, तो आप इसका भरपूर फ़ायदा उठाइए। साथ ही साथ DSSB के भी चांस है आने के, तो आपके पास अच्छा मौका है। ऐसा ना होगा कि आप जो है सीटेट भी पास कर लें या फिर ना पास कर पाएँ, तो आगे आपके पास मान लीजिए अगस्त में फिर इसका नोटिफिकेशन आता है। तो अपीयरिंग में अब बहुत से ऐसे एग्ज़ाम्स हो गए हैं कि जो अपीयरिंग वालों को लेते नहीं हैं। तो आप कंप्लीट रखें सारी चीज़ें, सारे डॉक्यूमेंट्स जो भी है, तो थोड़ा सा मेहनत करें और इसको आराम से निकाल लें। तो बस ये था आज का क्लास। मिलते हैं अब नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।